मास लेऑफ्स, यही सब सुनने को मिलता है ना? लेकिन इन हेडलाइंस के शोर के पीछे असली सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, और शायद सबके मन में यही सवाल है, क्या एआई का ये जो इतना बड़ा गुब्बारा बना है, ये फटने वाला है? पूरे मार्केट में बस इसी बात की चिंता और अटकलें हैं। अच्छा, इस एआई बूम का स्केल समझना है ना? तो जरा एनवीडिया की वैल्यूएशन देखिए। ये वही कंपनी है जो एआई चिप्स बनाती है। इसकी वैल्यू हाल ही में सोचिए $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। ये इतना पैसा है कि दुनिया के ज्यादातर देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। इस साल पूरी दुनिया में एआई पर अनुमान है कि $375 बिलियन खर्च होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा इस एक टेक्नोलॉजी में झोंका जा रहा है। अब जरा इस डेटा पे गौर कीजिए, ये काफी चौंकाने वाला है। देखिए, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर हम मान लीजिए 2025 के लिए एआई से जुड़ा हुआ सारा इन्वेस्टमेंट साइड में कर दें, तो पूरी यूएस इकोनॉमी का जो बाकी हिस्सा है ना, उसका ग्रोथ रेट सिर्फ 0.1%। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एआई अकेला ही पूरी इकोनॉमी को खींच रहा है। कम से कम कागजों पर तो यही दिख रहा है। इस सोर्स के मुताबिक तो साफ शब्दों में एआई ही अब इकोनॉमी है। लेकिन इस पूरी फाइनेंशियल पिक्चर में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है कि हिसाब आपस में मिल नहीं रहा। चलिए इसके फाइनेंशियल मैकेनिक्स को समझते हैं कि पैसा जा कहां रहा है। सोर्सेस को $1 ट्रिलियन लूप कहता है, और जिस तरह से इसमें पैसा घूम रहा है ना, उसे देखकर थोड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे कोई पॉन्जी स्कीम चल रही हो। तो ये लूप काम कैसे करता है? ध्यान से देखिए। स्टेप 1, एनवीडिया एआई चिप्स बनाती है, ठीक है। स्टेप 2, ऑरेकल अपने डेटा सेंटर्स के लिए $40 बिलियन के चिप्स खरीदती है। फिर आता है स्टेप 3, ओपन एआई उन्हीं डेटा सेंटर्स को यूज करने के लिए ऑरेकल को $300 बिलियन देती है। और स्टेप 4, जो सबसे अजीब है, एनवीडिया वही कंपनी वापस ओपन एआई में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर देती है। जैसा कि सोर्स के एनालिसिस में साफ साफ कहा गया है, एनवीडिया का पैसा ऑरेकल से आता है, ऑरेकल का पैसा ओपन एआई से आता है, और ओपन एआई का पैसा वापस एनवीडिया से आता है। समझ रहे हैं? ये एक बंद सर्कल है जिसमें पैसा बस एक हाथ से दूसरे हाथ घूम रहा है। और इसका नतीजा आसान है। सभी कंपनीज के अकाउंट्स बुक्स में रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिखता है और सबके स्टॉक के दाम आसमान पर हैं। तो कागजों पर सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इतना पैसा, ये पूरा $1 ट्रिलियन लूप, इसकी बुनियाद क्या है? इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? यही कहकर कि एआई काम करने के तरीके और प्रोडक्टिविटी में एकदम क्रांति ला देगा। पर क्या सच में ऐसा हो भी रहा है? अब देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यूज में बड़े बड़े कंपनी एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि एआई एक शानदार टूल है, बहुत ही उपयोगी है। यही है ऑफिशियल कहानी जो हमें सुनाई जा रही है। लेकिन जब इसी सोर्स ने जमीन पर उतरकर असल में काम करने वाले वर्कर्स से पूछा ना, तो कहानी एकदम पलट गई। पता चला कि कोई भी इसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, जरा ये डेटा देखिए। एक स्टडी के मुताबिक जिन कंपनीज ने जेन एआई को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उनमें से 95% केसेस में ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। सिर्फ 5% को ही सफलता मिली। और सबूत चाहिए? एक और स्टडी में 25,000 डेनिश वर्कर्स को देखा गया। पता चला कि एआई के आने से 8% लोगों का काम और बढ़ गया। वहीं प्रोग्रामर्स पर हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि एआई का यूज करने से उन्हें कोडिंग में 19% ज्यादा टाइम लगने लगा। यानी एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय काम और लंबा और मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर एआई प्रोडक्टिविटी के लिए इतना बेकार है, तो फिर उसके नाम पर लोगों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस सोर्स का तर्क बड़ा साफ है। उनका कहना है कि एआई असल में वर्कर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, नहीं, ये उन्हें निकालने के लिए एक आसान सा बहाना बन गया है। मैनेजर्स को स्टाफ तो कम करना ही था, अब उनके पास एक बढ़िया सा रीजन है। इस पूरे एआई ले ऑफ साइकिल को समझिए। पहले पब्लिकली एआई को दोषी ठहराया जाता है। फिर क्या होता है? निकाले गए लोगों में से कम 5% को चुपचाप वापस हायर कर लिया जाता है। उसके बाद बाकी जॉब्स को कम सैलरी पर दोबारा लिस्ट किया जाता है। और आखिर में जो लोग बच जाते हैं, उन्हें सबका काम करना पड़ता है, जिससे उनका काम बहुत ज्यादा इंटेंस और प्रेशर वाला हो जाता है। और इस नई तरह की जॉब के लिए सोर्स एक बड़ा मजेदार टर्म यूज करता है, एग्जीक्यूटिव नैनी टू द रोबोट। इसका मतलब है वो वर्कर जिसे लगातार एआई की देखभाल, उसको बेबी सिट करना पड़ता है, उसकी गलतियों और हैलुसिनेशंस को ठीक करना पड़ता है।
तो उनका वर्कलोड आसान होने की जगह और बढ़ जाता है। तो अब आगे क्या? जब इन्वेस्टर्स को यह एहसास होगा कि टेक्नोलॉजी तो अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है, तब इस बबल का क्या होगा? चलिए देखते हैं 2 पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कंटेन्ड क्रैश। इसमें बबल सिर्फ टेक इंडस्ट्री के अंदर ही फटेगा। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी और बढ़ जाता है। तो अब आगे क्या? जब इन्वेस्टर्स को यह एहसास होगा कि टेक्नोलॉजी तो अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है, तब इस बबल का क्या होगा? चलिए देखते हैं 2 पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कंटेन्ड क्रैश। इसमें बबल सिर्फ टेक इंडस्ट्री के अंदर ही फटेगा। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कैश रिच कंपनीज हैं, वो इस नुकसान को झेल लेंगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो जो ज़्यादा खतरनाक है वो है वाइडर फॉलआउट। इसमें डेटा सेंटर से जुड़े कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रिस्क को हर तरफ फैला देंगे और ये क्रैश बैंकिंग, पेंशन्स और म्यूचुअल फंड्स तक पहुंचेगा। मतलब इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इससे बचने का कोई तरीका है? सोर्स के अनुसार द स्कैम वर्क्स लेस तभी होगा जब वर्कर्स संगठित होंगे, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, काम के इस बढ़ते बोझ का विरोध करने के लिए और सही वेतन और नौकरी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या एआई वाकई में एक क्रांति है या ये सिर्फ एक रैकेट है, एक बहुत बड़ा घोटाला? सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस।